हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं क्लास 11th एंड 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ, वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे किसी वेव की और वेव के मोशन की, कैसे वेव प्रोपगेट होती है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसी को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था मैटर के डुअल नेचर के बारे में, जिसमें हमने ये कहा था कि मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं, एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह। उसी तरीके से लाइट भी क्या करती है, डुअल नेचर को शो करती है, एक वेव और एक पार्टिकल नेचर को। तो उसी वेव नेचर को आज हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, वेव की स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या वेव की प्रॉपर्टीज होती है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव को। व्हाट इज अ वेव? अ वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। तो वेव किसी भी स्पेस में या मीडियम में होने वाला क्या है, पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। दैट मीन्स बार बार रिपीट होने वाला एक डिस्टरबेंस है। एंड इट्स मोशन रिप्रेजेंट्स प्रोपगेशन ऑफ दिस पीरियोडिक डिस्टरबेंस। और इस वेव का जो मोशन है, जो गति है, वो रिप्रेजेंट करती है इसके प्रोपगेशन को या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, कि किस डायरेक्शन में ये वेव क्या हो रही है, मूव हो रही है या पास हो रही है। विच कैरीज एनर्जी, और जिस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट होगी ये अपने साथ एनर्जी को भी क्या करेगी, कैरी करेगी। सो वेव क्या है, किसी भी स्पेस में होने वाला वो बार बार रिपीटेड डिस्टरबेंस है, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जिसको हम प्रोपगेशन ऑफ वेव कहेंगे। और साथ ही साथ वो जिस भी डायरेक्शन में पीरियोडिक डिस्टरबेंस शो करेगी वो अपने साथ एक एनर्जी को क्या करती है, कैरी करती है। तो उसी को हम कहते हैं वेव। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और एक वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ली है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये एरो मैंने बनाया हुआ है। दैट मीन्स कि वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस पे एक पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट से क्या होगा, एक वेव चलेगी जिसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस ही वेव है। तो इस तरीके से ये वेव चलती है, तो बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, जहां से वेव चलना क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो वेव्स को प्रैक्टिकली देखने के लिए आप किसी शांत पानी में, जैसे किसी पॉन्ड या लेक के वाटर में, जो कि स्टेशनरी होता है टोटली, अगर उसमें एक पत्थर मारा जाए तो उसमें पत्थर के गिरते ही पत्थर क्या करता है, उस वाटर को डिस्टर्ब करता है, जिससे वाटर की वेव ऐसे सर्कल फॉर्म में क्या होती हैं, आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई पत्थर मारा, तो इस पत्थर से उस वाटर में क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा उस स्पेस में, और इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी, डिस्टर्ब लाइंस मिलेंगी। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी, उसकी डिस्टरबेंस लाइंस मिलेंगी, जिसमें एक बार वेव ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, इस तरीके से क्या शो करेगी, डिस्टरबेंस को शो करेगी। तो इसी को हम कहते हैं वेव। तो वाटर में हम इन वेव को इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इन्हीं वेव्स को हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी वेव कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ये अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से एक बार ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर एक बार निगेटिव डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर निगेटिव डायरेक्शन में क्या करती हैं, डिस्प्लेसमेंट शो करती हैं। तो इसी को अगर हम टोटली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक वेव मोशन कहलाएगा, और ये जो होगा, ये स्ट्रक्चर एक वेव को क्या करेगा, शो करेगा। तो एक वेव में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ वेव अपने प्रोपगेशन पाथ से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से हमें पीक्स ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे। तो आगे हमें ऐसे ही पीरियोडिकली, मतलब बार बार वही चीज़ हमें ऐसे पीक की फॉर्म में मिलती जाएगी, और इन्हीं पीक को यहाँ पे कहते हैं क्रस्ट। और जो नीचे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, इस प्रोपगेशन लाइन से नीचे की ओर जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव पीक्स होंगी, या हम कहेंगे कि गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो इनको ट्रप्स भी कहते हैं। तो ऊपर वाली क्या हुई, पीक्स हुई,
इनको सीड्स भी कहते हैं। तो इन्हीं को क्रस्ट कहा जाता है। और जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करती हैं इनको गर्त या ट्रफ्स कहा जाता है। तो ये क्रस्ट हो गए और ये क्या हो गए, ट्रफ्स हो गए। तो एक वेव के ये क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ्स। इन्हीं को पार करते हुए एक वेव क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम में आगे प्रोपेगेट होती रहेगी। और ये पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है जहाँ से वेव चलना शुरू हो रही है। इसके अलावा ये मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा पाथ ऑफ प्रोपगेशन से वेव का, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे। और यही डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, तो इसको निगेटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ये निगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया और ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया। फिर आता है वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे मैंने लैम्डा शो किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ्स, यानी कि दो लगातार क्रेस्ट या पीक्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और दो लगातार ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये तो हो गया एक वेव का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा कि एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की लाइन है जिससे एक पॉइंट से वेव चलना स्टार्ट कर रही है और एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस को क्या कर रही है, शो कर रही है। अब यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड बार बार आ रहा है। तो पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक मीन्स अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसी को पीरियोडिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार वेव ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर जा रही है, फिर ऊपर को रिपीट हो रही है, फिर नीचे की ओर जा रही है, फिर रिपीट होगी ऊपर की ओर। तो बार बार रिपीटिशन हो रहा है प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, किसका, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में रिपीट होने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहेंगे पीरियोडिक। तो इसी डिस्टरबेंस को हम पीरियोडिक डिस्टरबेंस कहेंगे। और ये एक वेव को क्या करेगा, शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो था एक वेव का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द वेव मोशन। कि जब कोई भी वेव क्या करती है, मोशन करती है या मूव करती है, तो वो एक लगातार एक सीक्वेंस को शो करती है अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स के। यानी कि अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक बार क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। तो इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ्स का रिपीटिशन जो बार बार होगा तो वो हमें वेव मोशन में देखने को मिलेगा। तो एक वेव मोशन क्रस्ट एंड ट्रफ का बार बार रिपीटिशन है अल्टरनेटली। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है एक वेव। तो सबसे पहले हम लेंगे वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ क्या होती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और सक्सेसिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि किसी वेव के मोशन में दो लगातार क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को या दो ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ है। तो ये वेवलेंथ को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। यानी कि दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस ही क्या है, वेवलेंथ है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है जो डिनोट करता है किसको, वेवलेंथ को। तो अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। यानी कि किसी भी वेव को जनरली जो हम मेज़र करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में या किस में करते हैं, नैनोमीटर में। अब एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर किसको मेज़र करती है, डिस्टेंसेस को। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता कितना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। 100 यानी कि 10⁻2 हो जाएगा। तो 10 में से 2 पावर माइनस हो जाएगी तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, नैनो मीन्स 10⁻9। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर को इंटू 100 कर देंगे। 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ये तो है यूनिट किसकी, वेवलेंथ की, जिसको हम जनरली मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में। क्योंकि दो ट्रफ्स और दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसीलिए हम उसको मेज़र करने के लिए इन स्मॉल डिस्टेंसेस का
इन स्मॉल यूनिट्स का यूज कर रहे हैं जो है एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट in 1 second is called the frequency. How many waves, number of waves, कि कितनी waves जो हैं एक पर्टिकुलर होल से एक सेकेंड में क्या हो रही हैं, इससे पास हो रही हैं, तो कितनी वेव्स के नंबर यहाँ पे पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसी को हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वेव्स, तो कितने नंबर हैं वो काउंट करेंगे। पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट दे दूं या होल कह दूं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली वेव्स के नंबर कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो सिंपल है, 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर होल से पास होने वाली वेव्स के नंबर को कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय न्यू, NU मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू बोलेंगे इसको। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट हर्ट्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसको एक्सप्रेस करने वाला सिंबल है न्यू, एंड इसकी जो यूनिट है मेजरमेंट की वो है हर्ट्ज, और साइकिल पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हम 1 सेकेंड का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितनी बार वेव्स क्या हो जाएंगी? पार होंगी, तो उसी को हम कहेंगे साइकिल पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, साइकिल मीन्स वेव अपनी कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, किसमें? 1 सेकेंड में। और इसी की एक और यूनिट है सेकेंड इनवर्स की, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी। तो जनरली जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हर्ट्ज होती है। तो हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड CPS और सेकेंड इनवर्स आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होगा, और यही इक्वल टू होगा सेकेंड इनवर्स के, तो तीनों यूनिट इक्वल होती हैं। अगर हम 1 किलो हर्ट्ज लिख रहे हैं तो किलो मीन्स कितना होता है? 10⁻³ यानी कि 1000। तो 1 किलो में क्या होगा? 1000 होगा, जिसको 10⁻³ क्या लिख देंगे? हर्ट्ज लिख देंगे। और इसी को, एंड यहाँ पे हमने कहा हर्ट्ज को साइकिल पर सेकेंड, और इसी को सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। तो 10⁻³ हर्ट्ज को हम यहाँ पे 10⁻³ क्या लिख देंगे? साइकिल पर सेकेंड। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू होता है, मेगा मीन्स होता है यहाँ पे 10⁻6, मेगा मीन्स यहाँ पे होता है 10⁻6 मीन्स 1 मिलियन। तो 10⁻6 हर्ट्ज लिखेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻6 साइकिल पर सेकेंड। अब यहाँ पे साइकिल पर सेकेंड आ रहा है, तो साइकिल क्या होती है? तो अगर ये कोई वेव है, अभी मैंने पीछे रिप्रेजेंट की थी, तो अगर ये कोई वेव है और ये इसकी पॉइंट ऑफ क्या है? प्रोपगेशन है या डायरेक्शन है, तो यहाँ से वेव जो चलेगी वो इस तरीके से चलेगी। तो एक क्रस्ट हमें ऑब्टेन होगी और एक हमें क्या होगा? ट्रफ ऑब्टेन होगा। तो जब एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट करती है तो हम इसको कहेंगे 1 साइकिल। कितना कहेंगे? 1 साइकिल ऑफ अ वेव। तो वेव का 1 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है और हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको हम हाफ साइकिल कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये केवल क्रस्ट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाफ फिर ये जो नीचे ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1 साइकिल। तो इस तरीके से ये 1 साइकिल बनाता है कौन? वेव। किसके साथ? टाइम के साथ। इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो है न्यू इक्वल टू C/λ। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ क्या होगी? कम होगी। वेयर C क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कि जिस वेलोसिटी से वेव प्रोपगेट कर रही है उसको कहेंगे C, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव, या वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, जो यहाँ पे भी आई थी। तो वेलोसिटी क्या होता है? नॉर्मली डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में कवर की गई जो डिस्टेंस होगी उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, क्योंकि हम वेव की वेलोसिटी देख रहे हैं तो हम यहाँ ट्रेवलिंग भी किसकी देखेंगे? वेव की देखेंगे।
इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब यहाँ पे क्योंकि हम इनको डिफाइन कर रहे हैं और जनरली जो डेफिनेशन ली जाती हैं वो यूनिटी में ली जाती है, इसलिए हर जगह पे हम टाइम को कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेव के थ्रू जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी या कवर होगी उसी डिस्टेंस को उसकी क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। द वेलोसिटी सी ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब सी यानी कि जो वेलोसिटी होती है किसी वेव की, वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों से रिलेटेड होती है। सिंस न्यू इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू लेंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू इंटू लैम्डा आ जाएगा इसके रिलेशन में। तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू उसके वेवलेंथ के क्या होती है, इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी वेव नेचर शो करती है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वेव नंबर। इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यू जनरली होता है फ्रीक्वेंसी और न्यू के ऊपर अगर बार लगा दें तो ये हो जाएगा वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन अ यूनिट लेंथ, जिसमें एकोमोडेटेड नंबर ऑफ वेव्स को हम कहेंगे वेव नंबर। या जितनी वेव्स उससे पास हो रही है उस फिक्स लेंथ से 1 सेंटीमीटर, उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू बार तो न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, अगर उस पर बार लग जाए तो ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको न्यू बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। यानी कि लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो वेव नंबर डिक्रीज होगा, वेव नंबर डिक्रीज होंगी तो वेवलेंथ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और हम ये भी कहते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जैसे वेव नंबर होता है। तो हम इसको सी न्यू बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी अपॉन लैम्डा को हम लिख सकते हैं सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पे न्यू बार हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे, न्यू बार, एंड सी अपने प्लेस पे ऐसे ही आ जाएगा। तो इसलिए न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सी न्यू बार, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार है और सी यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर इनवर्स होगी। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और द डेप्थ और अ ट्रफ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सपोज ये कोई वेव है, ये लाइन ऑफ प्रोपगेशन है। इस लाइन ऑफ प्रोपगेशन से ये वेव कितनी हाइट या डिस्टेंस को कवर कर रही है और कितने डिस्टेंस को कवर कर रही है इस ट्रफ में, तो दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से डिस्टेंसेस हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव पीक और निगेटिव पीक की, इसी डिस्टेंस को कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम एम्पलीट्यूड को समझें तो हम कहेंगे कि एक क्रस्ट की जो हाइट होगी लाइन ऑफ प्रोपगेशन से, यहाँ से ये जो हाइट होगी, और लाइन ऑफ प्रोपगेशन से जो डेप्थ होगी उसकी, इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन। तो कोई भी रेडिएशन या वेव अगर चल रही है तो वो कितनी इंटेंस होगी, कितनी ब्राइट होगी, तो उसको इंडिकेट करता है इसका एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड हाई होता है यानी कि ये जितना हाइट को क्या करेगी, कवर करेगी, तो हम कहेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा है। और जितना ये डेप्थ कवर करेगी हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी हाई इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी यानी कि ब्राइटनेस होगी, और जितना लो इसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही वीक इसकी इंटेंसिटी यानी कि क्या होगा, ब्राइटनेस होगी। तो ये था एम्पलीट्यूड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, यानी कि किसी वेव के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बिना हम वेव की स्टडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।